औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनेलिस की लेक्चर सीरीज़ में से आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे इसके बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको प्यार से बहुत सारे नाम दिए हैं और ये नाम्स या तो उसके फंक्शन के बेस के ऊपर हैं या उसके स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर दिए गए हैं। तो हम कवर करेंगे टॉपिक को डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट डायमेंशन से। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले हमने इसको कवर करना है अकॉर्डिंग टू द बहुत ही सिंपल लेवल पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम इसको कवर करेंगे यानी कि एफएससी और एमडी कैट के लेवल पे। और जहाँ पर एमडी कैट के स्टूडेंट्स को मैं कहूँ कि आप क्विट करिए यहाँ पे, वहाँ पे आपने भाग जाना है। समझ आ गई बात। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे नीट एग्जाम के लिए या फिर जो इंडिया में हो रहा है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम इसको कवर करेंगे बीपीएससी ज़ूलॉजी एंड बॉटनी और एंड पे हम इसको सीएसएस यानी कि वो सभी एक लेवल पे लेके कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर कहाँ से किया गया और क्या क्या इसके पीछे जो है वो अजम्पशंस थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा सबसे पहले जो है इसके काफ़ी सारे नाम हैं। तो पहले हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, डिफरेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम्स हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो नेम्स हैं वो किस किस ने दिए। तो सबसे पहले जो डिस्कवर किया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या देखा या स्टडी किया, डैट वाज द श्वान। तो वो कौन थे? श्वान थे। इन्होंने 1838 के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। और उसके बाद नेगिली एंड द क्रेमर जो हैं इन्होंने इस्तेमाल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो टर्मिनोलॉजी है, जो फर्स्ट टाइम जिसने इस्तेमाल की उसका नाम था नेगिली एंड क्रेमर। अब एक और टर्मिनोलॉजी में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए अभी यहाँ पर बोल भी रहा हूँ, डैट नेम इज़ अ प्लाज्मा लीमा। प्लाज्मा लीमा। अब ये जो प्लाज्मा लीमा है, दिस टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड बाय द प्लॉ। तो ये किसने यूज़ की थी? ये यूज़ की थी प्लॉ ने यूज़ की थी, ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को, प्लाज्मा लीमा को। तो इसके अलावा और क्या नेम है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो बाकी जो नेम है वो आपने शायद पहले भी सुन रखे हैं, इसलिए वो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। अब अच्छा जी, अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हमारे पास बेटा आ गया। देखें, लास्ट लेक्चर में जब मैंने सेल वॉल कवर की थी तो मैंने आपको कहा था कि सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली ग्रोथ भी शो करती है और वो मटेरियल को अंदर और बाहर आने जाने का अलाउ भी करती है, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि वो एक नॉन लिविंग वॉल है। उसको नॉन लिविंग वॉल कंसीडर्ड इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल का जो लिविंग कंटेंट है वो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म को माना जाता है। दोबारा से सुनिए, सेल का लिविंग कंटेंट सिर्फ और सिर्फ हम प्रोटोप्लाज्म को मानते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नॉन लिविंग कंसीडर्ड की जाती हैं। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर बेसिक साइटोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियस आता है और साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज आती हैं और उसकी एक बाउंड्री आती है जिसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है जिसको हम एज अ लिविंग कंटेंट के तौर पे ले रहे हैं, इसी वजह से हम सेल वॉल को क्या कहते हैं कि एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सेल वॉल में केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव मेम्ब्रेन होती है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ज़रा बेसिक लेवल से शुरू करते हैं कि बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले स्टडी कैसे की गई और किस सेल में स्टडी किया गया। अगर हम बेटा आरबीसीज को लेते हैं तो आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पसेल्स जो हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे? डोनेंस मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अच्छा, लफ्ज़ यहाँ पे मैंने रेड ब्लड कार्पसेल यूज़ किया, मैंने लफ्ज़ रेड ब्लड सेल नहीं कहा। इसका भी थोड़ा सा बताते जाते हैं आपको साथ में। देखिए बेटा, सेल जो लफ्ज़ है ना वो एक ऐसी आप कह लें कि चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर के लिए जो कि हमेशा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर आपस में इस तरह से अटैच हो और टिश्यू फॉर्म के अंदर मौजूद हो। अगर वो आपस में अटैच है और टिश्यू फॉर्म के अंदर मौजूद है तो हम उसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे ये एक सेल है। लेकिन आरबीसी के केस में मुझे बताएं, क्या एक रेड ब्लड सेल दूसरे रेड ब्लड सेल से अटैच होता है? नहीं अटैच होता। मोर ओवर वो तो बॉडी के अंदर क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, राइट। तो इसी वजह से हम यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो रेड ब्लड कार्पसेल्स यूज़ करेंगे, सेल आप नहीं यूज़ करिएगा। तो रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स की मेम्ब्रेन जो होती है उसको क्या कहते हैं? डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? डोनेंस मेम्ब्रेन। अब इसका जो डायमीटर होता है डेट इज़ 8 माइक्रोमीटर। और अगर हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टेस्ट किया गया था वो आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया था। तो यहाँ तक आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए
हमें क्या लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए? तो हम कहेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, राइट? किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी मदद से हमने इसको स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर होगी बात? सो इसको ब्रीफली स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी थी। क्लियर है? अच्छा जी, अब बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसिकली कहते हैं कि चंद केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी है। उनमें से पहला जो केमिकल कंपाउंड है डेट इज़ अ प्रोटीन। कौन सा होता है? प्रोटीन्स होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? इसके अंदर बेटा आपको देखने को मिलेंगे लिपिड्स देखने को मिलेंगे, और वो लिपिड्स होंगे हमेशा फास्फोलिपिड्स की फॉर्म के अंदर। दीज लिपिड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फास्फोलिपिड्स। तो ये फास्फोलिपिड्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरी जो चीज़ देखने को मिलेगी डेट इज़ अ कोलेस्ट्रोल। क्या देखने को मिलेंगे बेटा? कोलेस्ट्रोल देखने को मिलेंगे। और पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 4 में आप लोग कहेंगे कि हमें यहाँ पर स्मॉल अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो यहाँ पर कंपोजिशन मैंने बताई है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इनके क्या क्या फंक्शंस है ज़रा उनको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, अगर हम लिपिड्स की बात करें तो मैंने कहा लिपिड्स या तो फास्फोलिपिड्स के फॉर्म में होंगे या कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर आपको एक यूनिक पॉइंट समझना चाहिए जिसको हम एक्सेप्शनल केस भी कह सकते हैं कि जब भी बेटा हम कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो यूकैरियोटिक जितने भी सेल होते हैं उनके तमाम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। जब स्टार्टिंग पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट आया ना तो साइंटिस्ट ने कहा कि तमाम सेल की तमाम जो मेम्ब्रेन है, सेल की बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, ये सभी एक जैसी होती हैं। इन सब के अंदर जो कंटेंट होता है वो एक जैसा होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चला नहीं भाई ऐसा नहीं होता, कि इनकी थिकनेस भी डिफरेंट होती है और इनके अंदर जो कंटेंट होता है वो भी डिफरेंट फॉर्म के अंदर क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैंने कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया। मैंने कहा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। व्हाट्स इट्स फंक्शन? इट प्रोवाइड्स द मोर स्टेबिलिटी टू द स्टेबिलिटी। ये ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ी थिकनेस या हार्डनेस आप कह लें प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है या फिर आप कह लें कि थिकनेस प्रोवाइड करता है। अब पता क्या होगा, सपोज दैट कि अगर कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी ना होने की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस या मोटाई कह लें या फिर आप कह लें कि उसकी जो हार्डनेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है वो हार्श कंडीशन को फेस नहीं कर पाते। थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हुई, उन सेल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर अंदर और बाहर चीज़ों की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, जिसके नतीजे में सेल की डेथ भी हो सकती है। सही है? तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पर? एट हार्श कंडीशन या स्वेयर कंडीशन जो होती हैं उसको बर्दाश्त करने के लिए ये प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेटा ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, दीज कोलेस्ट्रॉल्स आर एब्सेंट। सो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? एब्सेंट्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, जिसकी वजह से जैसे ही कंडीशन थोड़ी सी भी चेंजिंग आएगी हम लोग तो उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है तो इस वजह से ये इनमें ज़्यादा बर्दाश्त करने की जो काबिलियत होती है वो एब्सेंट रहती है। सो इस तरह से हम यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्या होंगे, इनके अंदर हमें एब्सेंट फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स और उसके बारे में हम बात करते हैं फास्फोलिपिड्स के बारे में। देखिए प्रोटीन्स इसमें कितने परसेंट होती है? आपको 20 to 40% जो है वो प्रोटीन्स देखने को मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में, और आपको बेटा 60 to 80% जो है वो फास्फोलिपिड्स देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले स्टडी किया गया था आरबीसी को, और आरबीसी के अंदर जो फास्फोलिपिड्स कंटेंट है वो 52% पाया जाता है। वो कितने परसेंट है? 52% पाया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट इसकी कंपोजिशन होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट आपको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलेंगे 8%। अब यहाँ पर अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट भी तो सर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स होती है। तो यहाँ पर कौन से कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेंगे? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे भाई साहब ओलिगोसेक्राइड। कौन से देखने को मिलेंगे? ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ओलिगोसेक्राइड। सो ओलिगोसेक्राइड्स देखने को मिलेंगे।
और ये आपको देखने को मिलेंगे किस फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे, फास्फोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म के अंदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइको जो लिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म के अंदर भी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर होगी बात। सो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फास्फोलिपिड्स, क्योंकि फास्फोलिपिड्स की अगर हम बात करते हैं ना तो लिपिड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो जितने भी नॉन पोलर कंटेंट होता है ना जिसके ऊपर चार्जेस वगैरह नहीं होते, वो लिपिड्स ही उसको मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है। और वो तमाम पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज मौजूद होता है उनको कौन गुजरने के लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा, वो प्रोटीन्स करेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि जितने भी चार्ज या चार्ज पार्टिकल्स या आयंस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर के जाएंगे, प्रोटीन्स उनकी हेल्प करेगी, कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करेंगे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा नॉन पोलर कंपाउंड्स की या वाटर के मॉलिक्यूल्स की या फिर गैसेस की बात कर लेते हैं, तो उनको कौन गुजरने के लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा, डैट विल प्रोवाइडेड बाय द फास्फोलिपिड्स रास्ता प्रोवाइड करेंगे। अब हम चलते हैं बेटा दैवसन्स और डैनली के मॉडल की जानिब। यहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हैं, आप उनके ऊपर फोकस मत कीजिएगा क्योंकि वो आपके नहीं हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को। सबसे पहले हम कौन सा मॉडल देखेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या दैवसन्स एंड डैनली मॉडल 1935। तो बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, दैवसन्स और डैनली ने दिया था। और ये कब दिया था, ये आपने कहना है ये दिया गया हमें 1935 के अंदर। और इसको हम समटाइम पता क्या कहते हैं, इसको लैमिलर मॉडल भी कहते हैं, इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। यानी कि अगर इसके अल्टरनेट नाम दे भी दिए गए ना तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई ये सैंडविच मॉडल कौन सा होता है। दीज आर सैंडविच मॉडल, ये आपके पास सैंडविच मॉडल ही हैं, सैंडविच मॉडल भी। और या फिर मैंने इसको क्या नाम बोला, मैंने कहा दिस इज द दैवसन्स डैनली मॉडल, ठीक है। और इसको हमने एक और नाम दिया, डेट इज अ लैमिलर मॉडल। लैमिलर मॉडल, लैमिलर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अ रिलेटेड टू मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन से रिलेटेड होता है इसलिए इसको लैमिलर मॉडल कहते हैं। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहता है उस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, या जो दैवसन्स और डैनली हैं, इनका मानना ये था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो लिपिड की 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, यानी कि फास्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। तो हम यहाँ पर इसको ज़रा बना लेते हैं। तो ये बेटा आपके पास आ गया फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड्स में से ये एक फास्फोलिपिड को ज़रा मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करवाता हूँ। सबसे पहले देखिए बेटा फास्फोलिपिड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 रीजन्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको उसका देखने को मिल रहा है हेड वाला रीजन, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर इस तरह से एक रीजन देखने को मिलेगा और ये जो रीजन है ये टेल वाला रीजन है। क्लियर होगी बात। ये कौन सा रीजन है बेटा, ये थोड़ा टेल वाला रीजन है। अब यहाँ पर जो टेल वाला सेक्शन है वहाँ पर 2 डिफरेंट मैंने आपको चेन्स जो हैं वो थोड़ी दिखाई हैं। तो हमने बेसिकली लिखा है यहाँ पर लफ्ज़ फास्फोलिपिड। क्या लफ्ज़ है जी, फास्फोलिपिड। तो बेसिकली बेटा ये जो हेड रीजन होता है, हेड रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो फास्फेट ग्रुप होता है ना वो आपको हेड रीजन में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो इसका हेड होता है वो क्या होगा बेटा, वो होगा पोलर हेड। और उसके बरक्स अगर हम इसकी टेल की बात करते हैं तो टेल जो होता है वो नॉन पोलर होता है। जो नॉन पोलर होगा हम उसको कहेंगे हाइड्रोफोबिक एंड। तो ये कौन से होंगे, हाइड्रोफोबिक एंड या हाइड्रोफोबिक टेल। और ये वाला जो हेड वाला रीजन होगा ये क्या होगा, हम इसको कॉल करेंगे इट इज़ अ हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक होगा और वो दूसरा एंड कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। अब इसमें टेल में देखें ये जो टेल है ना, ये मैंने कहा कि किस चीज़ की है, ये टेल है हमारे पास लिपिड की। लिपिड किस चीज़ से कंटेंट से मिलकर बनते हैं, लिपिड इज मेड अप फ्रॉम द फैटी एसिड। किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड से। अब यहाँ पर 2 तरह के फैटी एसिड देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर चेन जो है वो टेढ़ी सी हो गई, यहाँ पर जो फैटी एसिड्स हैं वो उनके दरमियान में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो मुझे बताइए कौन से फैटी एसिड होंगे, सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड। नो डाउट यहाँ पर कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड जो हैं वो फैटी एसिड होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो किस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, वो मुझे बताएं, लिक्विड की फॉर्म के अंदर होते हैं या सॉलिड्स की फॉर्म के अंदर। नो डाउट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, वो लिक्विड की फॉर्म के अंदर है। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉलिड की फॉर्म के अंदर। अब देखें आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स वाले टॉपिक में लिखा जाता है कि जब कंडीशन जो होती हैं वो अनफेवरेबल हो जाती है, यानी कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर के या बहुत कूल्ड टेम्परेचर हो जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्रिस्टल
फॉर्मेशन हो सकती है लिपिड्स की वजह से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अपने अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं उसको किस में चेंज कर देती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर चेंज कर देती है, ताकि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बरकरार रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, दे आर चेंज इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड किस में चेंज हो गए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा। और ये प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर खुद कर लेते हैं थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कैसे चेंज होंगे या फिर ये प्रोसीजर क्या होगा, तो ये जो मैकेनिज्म होता है ना, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करना है, डीहाइड्रोजिनेशन के हाइड्रोजन को रिमूव करवा देना। तो सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में चेंज करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, डीहाइड्रोजिनेशन करनी पड़ेगी। सो डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड चेंज इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके नतीजे में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना, जो प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो फ्लूइडिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो जमेगी नहीं, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो सेल बच जाएगा। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाना है ना आपको, ये बेसिकली किस चीज़ का है ये फास्फोलिपिड का है। अब यहाँ पर गौर से देखें, फास्फोलिपिड में अगर आप नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे देखें, फास्फोलिपिड्स में जो हेड्स मैंने इसके बनाए हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं और वो बाहर की जानिब हैं, और इसकी जो टेल्स हैं वो बेटा किस जानिब है, वो अंदर की जानिब होती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देखें, तो ये इस तरह से ये आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज़ द दावसन-ज़ैनली मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो अब ये मॉडल क्या असल में कहता है, ये कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो लिपिड की 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, और वो लिपिड्स की जो 2 लेयर्स होती हैं, दीज आर द सैंडविच बिटवीन, लिपिड्स की वो जो 2 लेयर्स होती हैं वो सैंडविच होती हैं किसके दरमियान में, प्रोटीन्स की 2 लेयर्स के बीच में। यानी कि इसके मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन हमारे पास होगा हाइड्रो को क्या होगा, जल्दी बोलो, हाइड्रोफिलिक। ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। और यहां से लेके ये वाला रीजन हाइड्रोफोबिक होगा, और उसके नीचे ये वाला रीजन जो होगा ये कौन सा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये सेल का एंटीरियर है, ये वाली साइड जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड है, यानी कि ये एंटीरियर ऑफ सेल है, एंटीरियर ऑफ सेल, सेल के अंदर वाला रीजन। और ये मैं कंसीडर करता हूं दैट इज द एक्सटीरियर ऑफ सेल। तो मुझे बताएं, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि इसकी पोलैरिटी की बेस के ऊपर बताएं, पोलैरिटी की बेस के ऊपर बताएं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कितने लेयर्स पर मुश्तमिल है, अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक पोलैरिटी की बेस के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कितने लेयर्स पर मुश्तमिल है। सो अंदर से बाहर जाओ या बाहर से अंदर जाओ, 3 ही लेयर्स देखने को मिलेंगे पोलैरिटी के बेस के ऊपर। हाइड्रोफिलिक एंड देखने को मिलेगा, हाइड्रोफोबिक देखने को मिलेगा, हाइड्रोफिलिक देखने को मिलेगा, है ना। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि केमिकल कंपोजिशन के बेस के ऊपर बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितनी लेयर्स होती हैं, फिर 4 हैं। केमिकल कंपोजिशन के बेस के ऊपर, केमिकल कंपोजिशन के बेस के ऊपर आपने कहना है कि 2 होती हैं। केमिकल कंपोजिशन के बेस के ऊपर 2 होती हैं। कैसे, एक तो प्रोटीन और दूसरा लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स की बेस के ऊपर हम देखेंगे तो कितनी है, 2 होती हैं। और अगर हम वैसे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो 4 होंगे। कौन कौन सी, प्रोटीन, लिपिड्स, प्रोटीन्स। कितनी आ गई, प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो कितनी लेयर्स हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4 लेयर्स होती हैं। केमिकली कंपोजिशन में देखें तो 2 केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, तो 2 लेयर्स होती हैं, फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। और वैसे अगर हम बात करते हैं कि उसकी पोलैरिटी के बेस के ऊपर तो 3 होती हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड आपके पास दोबारा से आ जाएगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक आ जाएगा। और अगर हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक अगर हम इसको यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम कट करने की कोशिश करें तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको सिमेट्रिकली कट किया जा सकता है। अब बेटा ये सिमेट्रिकली कटिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि सिमेट्रिकल कटिंग का मतलब ये होता है कि इक्वल कटिंग, सिमेट्रिकली कट किया जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अकॉर्डिंग टू द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट जो होगा, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बीच में से काटें तो जो कंटेंट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों साइड्स के ऊपर। यहाँ पे गौर से देखें, एक प्रोटीन की लेयर है, एक प्रोटीन की लेयर है, एक फास्फोलिपिड की लेयर है, एक फास्फोलिपिड की लेयर है, तो कंटेंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो इसी वजह से कहते हैं कि ये जो सिमेट्रिकल कटिंग होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के केस में पॉसिबल होती है। सो अकॉर्डिंग टू द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड की 2 लेयर है, एंड दीज लिपिड बाइलेयर आर सैंडविच बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर।
तो क्या मैंने बोला अभी, मैंने कहा लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होती है किस चीज पर, लिपिड बाइलेयर्स के ऊपर, लिपिड बाइलेयर्स एंड these lipid bilayer are sandwiched between outer and inner protein layer। क्लियर होगी बात। सो इस तरह से ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास कौन सा मॉडल आ गया, दैट इज अ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल अकॉर्डिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेके। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल या सबसे मॉडर्न मॉडल, अप टू डेटेड मॉडल जिसको आज के दौर में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो ये कौन सा बेटा है, बेटा जी ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक, इसके जरा मायने एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड कहते हैं कि कोई भी लिक्विड चीज़ है, मोज़ेक कहते हैं धब्बों को। किसको कहते हैं, धब्बों को। तो अब ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल पता क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें ऐसे नहीं दिखाई देती, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें ना तो ये हमें एक समुंदर नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यानी कि सिंपल अल्फाज में बात करें तो आपने वो देखा होगा बेटा कि नहर के अंदर पानी जो है वो फ्लो कर रहा होता है। अगर हम उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक दें तो वो पानी के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे ही दिखाई देती है, कि यानी कि पानी का आपको एक समुंदर देखने को मिलता है और उस समुंदर के अंदर आपको इस तरह से कोई फ्लोटिंग चीज़ें देखने को मिलेगी आइसबर्ग की फॉर्म के अंदर। अब वो कौन सी चीज़ है ये देखें, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सेंगर और निकलसन ने दिया था, उनके मुताबिक 1972, तो उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड होते हैं वो एक समुंदर बनाते हैं और उस समुंदर के अंदर जो चीज़ तैर रही होती है आइसबर्ग की फॉर्म के अंदर, और या उसके अंदर जिस चीज़ के मोज़ेक का मतलब धब्बे होते हैं वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर होगी बात। तो ज़रा इसको बना के दिखाते हैं आपको बेटा। तो ये वाला मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल इस तरह से आपको कहता है, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स दैट, ये मॉडल हमें कहता है कि ये है हमारे पास फास्फोलिपिड इस तरह से बेटा, ये भी फास्फोलिपिड, ये भी फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद ये एक पूरे का पूरा समंदर जो है वो इस तरह से बना हुआ है। इसके बीच में यहाँ पर आपको ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह से मोज़ेक फैशन में देखने को मिलेंगे, इस तरह से बेटा मोज़ेक फैशन। अब ये जो प्रोटीन्स यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, हम इनका जिक्र करेंगे कि ये किस तरह से मैसेंजर के तौर पे काम करती हैं, किस तरह से एंजाइम्स के तौर पे भी काम करती हैं। ऑलमोस्ट कहते हैं 27 तरह के जो एंजाइम्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। 27 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। समझ आ गई बात। सो यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक भी अगर हम बात करते हैं तो ये मॉडल भी हमें क्या कहता है, ये मॉडल हमें कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 2 लिपिड की लेयर होती हैं। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, ये कौन से एंड है, दीज आर द हाइड्रोफिलिक एंड, ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड, ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड। यानी कि पोलैरिटी के बेस के ऊपर कितनी लेयर्स बन रही हैं इसकी भी 3 ही बन रही हैं। कौन कौन सी, दैट इज अ हाइड्रोफिलिक, उसके बाद हाइड्रोफोबिक, उसके बाद दोबारा से हाइड्रोफिलिक, 3 लेयर्स बन रही हैं। केमिकल कंपोजिशन की बेस के ऊपर कितनी बन रही हैं, केमिकल कंपोजिशन की बेस के ऊपर भी 2 ही हैं, नंबर 1 फास्फोलिपिड, नंबर 2 प्रोटीन। लेकिन अब यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है कि इसमें लेयर्स कितनी है, इसमें टोटल जो लेयर्स हैं बेटा वो हमें 2 देखने को मिल रही हैं। वहाँ पे आपको लेयर्स जो हैं वो इस तरह से देखने को मिलती हैं, 4 मैंने आपको दिखाई थी, ऊपर और नीचे प्रोटीन्स की लेयर है। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई लिपिड की एक ही लेयर, लिपिड की दूसरी ये लेयर और उसके बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे हुए होंगे मोज़ेक फैशन के अंदर। अब इसकी जरा कटिंग करके देख लेते हैं, क्या ये सिमेट्रिकली कट हो रही है? नहीं बेटा, ये सिमेट्रिकली कट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो डिफरेंट फैशन के अंदर होंगे। कुछ प्रोटीन्स इस तरह से अंदर की जानिब धंसी हैं, कुछ सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स होंगी, कुछ इस तरह से होंगे, कुछ इधर मौजूद होंगे, इधर इस तरह से। तो डिफरेंट फैशन के अंदर जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आपको कोलेस्ट्रॉल जो होंगे बेटा वो भी इसके अंदर ही कुछ इस फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये कोलेस्ट्रॉल आ गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से एमसीक्यूज जरा बनाते हैं कि कौन से एमसीक्यूज यहाँ से बेटा फ्रेम किए जा सकते हैं। क्लियर होगी बात। एमसीक्यू जरा एक सेकंड फ्रेम करते हैं।
ओके बेटा, एमसीक्यू जरा देखते हैं। देखें तो पहला एमसीक्यू हमारे पास ये बन सकता है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मौजूद होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म के अंदर, वो असल में कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बेटा आपने ये हमेशा याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली साइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स जो बाहर सेल की बाहर वाली साइड पे फेस कर रहे होते हैं, वहां पर आपको हमेशा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलते हैं, ये अंदर वाली साइड पर नहीं होते। सो पहला एमसीक्यू, वेयर द ग्लाइकोलिपिड्स इज फॉर्म, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के जानिब आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटीरियर साइड को अगर हम स्टडी करते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलेंगे जिसको हम नाम देंगे माइक्रोट्यूब्यूल का माइक्रोफिलामेंट। तो बेटा यहां पर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और अंदर वाली साइड पर यानी कि इंटीरियर साइड के ऊपर, कहां पर, इंटीरियर साइड के ऊपर, इंटीरियर ऑफ सेल, तो सेल के जो इंटीरियर है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यू विल फाइंड आउट द इंटरमीडिएट क्या आ जाएंगे, माइक्रोफिलामेंट, क्या आ जाएंगे, माइक्रोफिलामेंट आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे लफ्ज़ मैंने खैर एक सॉरी बोला आपको, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आ गई, तो मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सॉरी, राइट। फिर उससे आपको पता चलेगा कि हाउ मच रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग टू अस, राइट। सो अब अ पर्सन हु सेज सॉरी टू समवन, अ पर्सन हु सेज टू सॉरी टू समवन एंड he knows that he is wrong, he is a sincere person. A person who says sorry to someone and he knows that he is wrong, he is sincere person. A person who says sorry and he is not sure he is wrong or not. A person who says sorry to someone and he is not sure he is wrong or not, he is a wise person. A person who says sorry to someone, a person who says sorry and he knows he is not wrong, he is husband. तो अच्छा चलेगा यार, बैक टू द टॉपिक। सो सेल के अंदर वाली साइड पर, इंटीरियर साइड पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, माइक्रोफिलामेंट। और बाहर वाली साइड पर, एक्सटीरियर साइड पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात, इस तरह से ये चीज़ आप बेटा याद रखेंगे, सॉरी वाले पॉइंट्स नहीं, ये वाले पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए। क्लियर होगी बात। सो यहाँ पर सिमेट्रिकल कटिंग होगी, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल कटिंग होती है, सही है। यहाँ पर सिमेट्री जो होती है एब्सेंट होती है, क्योंकि आपने कहना है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस मॉडल के मुताबिक वो आप कह लें कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सिमेट्रिकल कटिंग है। सो मेरा ख्याल है इसको लिखने की तो यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, है ना। तो यहाँ तक हमारा जो मॉडल्स हैं वो बेटा यहाँ तक हमें करने थे। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज़रूर। उनमें से एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो इन चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत देख लें, इंट्रिंसिक प्रोटीन। उसके बाद एक दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब ये होता है कि बेटा पेरिफेरल प्रोटीन, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये कौन सी प्रोटीन होती है उसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये बीच में जो आपको प्रोटीन की ये मॉलिक्यूल मोटे मोटे देखने को मिल रहे हैं। सो ये जो प्रोटीन है, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन से, ये ऊपर देखें, ये वाला जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो सेल में बाहर के जाने मैंने दिखाए हुए हैं आपको, ये जो प्रोटीन है दीज आर द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये कौन से प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं। क्लियर होगी बात। सो इस तरह से यहाँ से एमसीक्यूज ये बन सकता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं वो बेटा कितने % होती है। तो आपने कहना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो 70% होती हैं और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो आपको तकरीबन 20 to 30% की रेंज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर द मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के जाने मूव करते हैं और अभी भी हम लोग MD कैट के स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं ये टॉपिक। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मटेरियल्स की जो मूवमेंट है उसको कैसे यकीनी बनाता है। तो अगर हम बेटा बात करते हैं ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको ना प्रोटीन्स चैनल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, यू विल फाइंड आउट द प्रोटीन चैनल्स। आपको प्रोटीन चैनल्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो प्रोटीन चैनल्स होंगे ना, ये प्रोटीन चैनल्स 2 फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। नंबर 1, या तो बेटा ये पोर्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, सही है,
किस फॉर्म के अंदर, मैंने बोला, मैंने कहा या तो ये किस फॉर्म के अंदर होंगे, पोर्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे, या फिर ये एक प्रोटीन चैनल्स होते हैं, दूसरी कैरियर्स प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स, या फिर बेटा ये गेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे, गेटेड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, अगर तो ये प्रोटीन्स जो हैं, ये सपोज दैट मैं यहां पर एक बना के दिखाता हूं, ये इस फॉर्म के अंदर मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो कुछ इस फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब इमेजिन कर लेते हैं यहां पर हमारे पास बेटा ये क्या मौजूद है, दिस वन इज अ फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड मैं बना रहा हूं, ये बीच में आपको एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है इस तरह से, और इधर भी आपको देखने को मिल रहा है। अब एक कंपाउंड है जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की जानिब क्या है, ज़्यादा है, और अंदर की जानिब कम है। तो वो जो कंपाउंड होगा नो डाउट वो ज़्यादा से कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की जानिब मूव करता जाएगा इन पोर्स के ज़रिए से। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस मैकेनिज्म इज नोन एज अ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में क्या होता है, ए डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो बेटा दो तरह की ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करती है। टू डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स आर परफॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली होती है जिसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें बेटा एटीपी जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि एटीपी इज़ नॉट यूज्ड, एटीपी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते। और उसके बरक्स अगर हम बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो आपने क्या करना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि अगर हम डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं फैसिलिटी डिफ्यूजन, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी ये कैसे होते हैं। फैसिलिटी डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बेटा आपके पास तीसरा एक मैकेनिज्म जिसका नाम क्या होता है, दिस वन इज़ नोन एज अ ओस्मोसिस। अगर हम ओस्मोसिस की बात कर लेते हैं तो ये जितने भी यहाँ पर आपको बताए हैं ये सारे के सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेटा अगर हम बात करें तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर एटीपी जो होती है, एटीपी इज़ यूज्ड, एटीपी इज़ यूज्ड, एटीपी इस्तेमाल होती है। टाइप्स की बात करें तो आपने कहना है कि एंडोसाइटोसिस भाई साहब, ठीक है। उसके बाद फैगोसाइटोसिस जो कि इसी के टाइप में आएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पाइनोसाइटोसिस, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये जितनी भी बल्क मूवमेंट है, ये सारी के सारी जो मूवमेंट होती हैं ये इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो कैटेगरी होती है उसमें आ जाएंगे। अच्छा खैर, जब मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा आपको, यानी कि जो पीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बताएंगे व्हाट इज़ अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पर वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हमने बात कर ली पोर्स के बारे में। अब जो पोर्स होते हैं वो तो हमेशा ऑलवेज क्या रहेंगे, आपने ये भी याद रखना है कि पोर्स होते हैं दीज आर ऑलवेज ओपन, और इनके ज़रिए से जो कंटेंट होता है वो बाहर से अंदर की जानिब मूव कर जाता है डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के ज़रिए से, जिसमें हम कहेंगे कि हाई कंसनट्रेशन वाले एरिया से, हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से जो कंटेंट होगा वो मूव करके जाएगा लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की जानिब, और उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम दे देंगे दिस वन इज नोन एज अ डिफ्यूजन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप हो गए। क्लियर होगी बात। अब सेकंड नंबर पे जो होती हैं दीज आर द गेटेड फॉर्म के अंदर। यहाँ पर आपने वो सुना हुआ होगा सोडियम पोटाशियम गेट की फॉर्म के अंदर, है ना, सोडियम पोटाशियम गेट। अब ये सोडियम पोटाशियम गेट क्या होते हैं, फिर उसके बाद गेटेड जो होते हैं वो लाइगेंड गेटेड चैनल, कुछ चैनल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल, हाइड्रोजन चैनल्स, लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अब ये कौन से चैनल्स होते हैं, इनके जरिए से कैसे मूव करते हैं उसको जरा अंडरस्टैंड करिए बेटा। देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही ना आपको गेटेड फॉर्म के अंदर भी कुछ चैनल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वो चैनल्स जो होते हैं ना, ये सपोज दैट ये है हमारे पास वो चैनल है जिसके ज़रिए से सोडियम पोटाशियम की पंपिंग होनी है। अब ये चैनल जो है ये इस तरह से बेटा क्या है, इट इज़ अ क्लोज, ये क्या है, क्लोज है। लेकिन जैसे ही एटीपी इस्तेमाल की जाएगी, एटीपी के इस्तेमाल करते ही ये जो चैनल्स होंगे बेटा ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे। चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो कंटेंट जो होगा वो मूव करेगा लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की जानिब। यानी कि यहाँ पर अगर हम इमेजिन कर लेते हैं कि कोई आयन वगैरह है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है,
लो है अंदर वाली साइड के ऊपर, कंसंट्रेशन क्या है, काफ़ी लो है। तो इसको चाहिए तो ये था कि हाई से लो की जानिब आता, लेकिन हाई लो से हाई की जानिब इसको कैसे भेजा जाएगा, यानी कि पहले तो चैनल क्या था, क्लोज था, लेकिन जैसे ही एटीपी इस्तेमाल की गई चैनल हो गया ओपन, गेट जब ओपन हुआ तो इसको हम भेज देंगे लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की जानिब एटीपी इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हेन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन वाले एरिया टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन एरिया। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको एंजाइम्स भी देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको बेटा एंटीजेंस भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि एंजाइम्स मौजूद होंगे, लेकिन ये एंटीजन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, ये भी आपको ज़रा समझाएंगे कि ये क्या होता है। देखें बेटा, उससे पहले ये समझ लें व्हाट इज द लाइगेंड गेटेड चैनल्स। लाइगेंड गेटेड चैनल्स क्या होता है? लाइगेंड गेटेड चैनल्स एक स्पेशल किस्म के चैनल्स होते हैं जो तभी ओपन होंगे जब कोई लाइगेंड आकर उसके साथ अटैच हो जाएगा। सपोज डैट यहाँ पर मेरे पास है जी ये गेटेड एक चैनल है, ठीक है, दिस इज द लाइगेंड गेटेड चैनल। अब ये चैनल जो है ये क्लोज है। अब ये चैनल जो है ये इस तरह से क्या है, क्लोज है, ये मूवमेंट की मटेरियल को अलाउ ही नहीं कर रहा। अब ये मटेरियल की मूवमेंट को अलाउ तभी करेगा जब एक लाइगेंड आएगा और लाइगेंड आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जैसे लाइगेंड आके यहाँ पर अटैच होगा तो ये ओपन हो जाएगा, जिसके नतीजे में कंटेंट जो होगा उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। दिस वन इज नोन एज अ लाइगेंड गेटेड चैनल। और लाइगेंड गेटेड चैनल्स आपने कहाँ पे पढ़े हुए हैं? आपने बेटा न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में, है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो वहां पर आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब हम इसके बाद बेटा देखते हैं कैरियर प्रोटीन्स के बारे में। देखें बेटा, कैरियर प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो कैरियर प्रोटीन्स ना वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि कंटेंट को बाहर से अंदर की जानिब कंसंट्रेशन के अलोंग ही लेके जाती हैं, अगेंस्ट नहीं लेके जाएंगे, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मूव करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग मूव करेंगे कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, और यहाँ पर हम लोगों ने जो कैरियर प्रोटीन्स पढ़नी है वो भी एक्टिव, वो आपके पास मैकेनिज्म होता है फैसिलिटी डिफ्यूजन के। इधर देखें जरा बेटा गौर से, ये आगे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आगे फास्फोलिपिड्स, और यहाँ पे बेटा मैं एक स्पेशल किस्म के जो चैनल्स हैं वो बना देता हूँ। यहाँ पे इससे ज़रा बनाते हैं ताकि आपको क्लैरिफाई रहे। ये चैनल्स पता क्या होते हैं? दीज चैनल्स आर ओपन्स टूवर्ड्स वन साइड। ये चैनल्स एक स्पेशल किस्म के चैनल्स होते हैं जो कि सिर्फ ना सिर्फ बेटा एक साइड को ओपन रहते हैं, और दूसरी साइड की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी साइड से ये चैनल्स जो होते हैं ये हमेशा क्लोज ही रहते हैं। इस तरह से ये चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स आपको कुछ इस फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ये वन साइड ओपन है, दूसरी साइड पर क्या है? क्लोज है। यहाँ पे देखें वन साइड ओपन, अदर साइड क्लोज। अब ये सेल का आ गया एक्सटीरियर रीजन, यहाँ पर मौजूद हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, और ये यहाँ पर क्या मौजूद हैं? ज़्यादा मौजूद है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनको गुजरने की अनुमति नहीं दे रही। तो जब ये यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे तो इनको मूवमेंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कुछ कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जितने भी नॉन पोलर कंटेंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली गुजर जाता है, लेकिन जब पोलर कंटेंट की बात करते हैं तो वो उसको गुजरने की इजाज़त नहीं देती, राइट। सो उस वक्त हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वी विल कॉल्ड आउट द कैरियर प्रोटीन्स। अब ये कैरियर प्रोटीन्स होती क्या हैं असल में? पता बेटा ये क्या होती हैं? इस तरह से ये होती हैं कैरियर प्रोटीन्स, यानी कि ये एक साइड क्लोज है, एक साइड ओपन है। अब ये बाहर सेल के बाहर वाली साइड पर मौजूद है। अब मॉलिक्यूल बाहर ज़्यादा है, वो मॉलिक्यूल आया, वो मॉलिक्यूल आके यहाँ पर बीच में फंस गया। जैसे ही मॉलिक्यूल फंसा, यानी कि यहाँ पर आया तो ये वाली साइड भारी हो गई, ये वाली साइड भारी हो गई, तो ये वाली साइड 180 के एंगल से घूम के अंदर को चली गई। ये समझ आ गया? अगली डायग्राम में ये सारा जो ओपन पोर्शन है वो इस तरह से है ना, ओपन इस तरह से ओपन है ना, अपने माइंड में इमेजिन करिए, इस तरह से ओपन है, ये इसके अंदर आके फंसा, ये साइड भारी हो गई, 180 के एंगल पे अंदर को चलेगी, ऐसे ऐसे अंदर को, है ना। जब 180 के एंगल पे ये इस तरह से अंदर को चली गई तो फिर मॉलिक्यूल जो होगा वो किधर गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। जब ये नीचे गिरेगा ये दोबारा से हल्की हो गई, ये 180 ऊपर आ गया, है ना। तो कितने का रिवर्जन हो रहा है? हम बोलेंगे यहाँ पर एंगल कितना घूम रहा है? 180 का घूम रहा है ना। तो ऊपर मॉलिक्यूल फिर फंसा, भारी, नीचे गिराया, हल्का, ऊपर नीचे, है ना। जबरदस्त मैकेनिज्म है ऊपर नीचे वाला। तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से बेटा यहाँ पे मूव करेंगे। अब ये जो डिफ्यूजन है इसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी लग रही है? कोई एनर्जी नहीं लग रही। मॉलिक्यूल आ रहा है, फंस रहा है, भारी हो रहा है, गिर रहा है, जाके हल्का होकर फिर ऊपर आ गया,
है ना। तो किसी किस्म की एनर्जी नहीं लग रही, तो इसी वजह से हम इस तरह की जो होती है डिफ्यूजन, जिसमें हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव तो करेंगे, लेकिन कैरियर प्रोटीन के जरिए से उसको हम नाम देंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम दे देंगे। तो इस तरह से डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और तीसरी जो चीज होती है दैट इज द ओस्मोसिस। अच्छा, ओस्मोसिस जो होती है ना, ये एक स्पेशल किस्म की डिफ्यूजन होती है, जिसमें हम डिफ्यूजन कैसे मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें हम डिफ्यूजन की बात करेंगे दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें किसकी डिफ्यूजन होगी? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन होगी, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो मूव करेंगे अपनी हाई कंसेंट्रेशन वाले एरिया से, अपनी हाई कंसेंट्रेशन वाले एरिया से पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करके जाएंगे टुवर्ड्स द लो कंसेंट्रेशन एरिया, टुवर्ड्स लो कंसेंट्रेशन एरिया। अब यहां पर दो बेटा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिंपल सिंपल जरा समझाते हैं। एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको कहते हैं? वाटर को। सल्यूट किसको कहते हैं? सल्यूट हम लोग कहते हैं साल्ट्स और आयंस वगैरह को, ठीक है। अब यहां पर देखें, यहां पर मैंने कहा हाई कंसेंट्रेशन एरिया। हाई कंसेंट्रेशन एरिया का मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे पानी ज्यादा है। अब यहां पर अगर पानी ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पर सॉल्वेंट तो ज्यादा है, लेकिन यहां पर सल्यूट क्या है? कम है। इस साइड पर देखें, इस साइड पर लो सल्यूट एरिया है। लो सल्यूट एरिया का मतलब लो कंसेंट्रेशन एरिया। लो कंसेंट्रेशन एरिया का मतलब कि यहाँ पर पानी की कंसेंट्रेशन कम रहेगी। पानी की कंसेंट्रेशन का मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो कम है, यहाँ पर सल्यूट क्या रहेगा? ऑब्वियसली बात है, वो क्या रहने वाला है? ज्यादा रहने वाला है। अब यहाँ पर सल्यूट है ज्यादा, तो पानी जो होगा वो लो सल्यूट वाले एरिया से मूव करके जाएगा हाई सल्यूट वाले एरिया की जानिब। यानी कि इनफैक्ट दूसरी एक तो डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि व्हेन द मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सल्यूट एरिया टुवर्ड्स अ हाई सल्यूट एरिया, तो उसको भी हम ऑस्मोसिस कहेंगे। या दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे जब पानी के मॉलिक्यूल अपने हाई कंसेंट्रेशन वाले एरिया से मूव करते हैं लो कंसेंट्रेशन वाले एरिया, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, यहाँ पे भी एमसीक्यू जैसे घुमाया जा सकता है ना, कि अगर आपसे आपसे ये कहा जाए कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन एरिया टुवर्ड्स लो कंसेंट्रेशन एरिया, हाई कंसेंट्रेशन एरिया टुवर्ड्स लो कंसेंट्रेशन एरिया, और नीचे ऑप्शन में आपको दे दिया जाए ऑप्शन ए इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी इज द आपके पास डिफ्यूजन, ऑप्शन सी इज आपके पास ओस्मोसिस, एंड ऑप्शन डी इज आपके पास ऑल ऑफ दिस। तो इन चारों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? आप पैसिव ट्रांसपोर्ट को चूज करेंगे, डिफ्यूजन को चूज करेंगे, आप ओस्मोसिस को चूज करेंगे, ऑल ऑफ दिस को चूज करेंगे? हरी अप। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हमें ऑल ऑफ दिस की तरफ जाना चाहिए, और कुछ सोच रहे होंगे शायद हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट को टिक करना चाहिए। तो बेटा दोनों ही केसेस के अंदर दोनों ही गलत रहेंगे। उसकी रीजन ये है कि देखें ना, अगर हम गौर से देखें तो डिफ्यूजन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ओस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो यहां पर इस चीज को देखें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ठीक लग रहा है, लेकिन उसके बरक्स एंड पे अगर मूव करते हैं ऑल ऑफ दीज की जानिब, तो बेटा ऑल ऑफ दीज में बीच में डिफ्यूजन भी तो आ रहा है ना, तो डिफ्यूजन तो नहीं है ये एक किस्म की। तो यहां पर देखें, अगर मैं आपको ये लिख देता हूं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन एरिया, और मैंने मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूल का नेम नहीं लिखा, तो फिर आप लोग चुपचाप भाग जाएंगे किस जाने? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन एरिया टुवर्ड्स लो कंसेंट्रेशन एरिया। ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी है आपके पास डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है आपके पास ओस्मोसिस, ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो आप किस तरफ भागेंगे? आप लोग भाग के जाएंगे करेक्टली तौर पर। देखें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी लो कंसेंट्रेशन से हाई की जाने मूव करते हैं, हाई से लो की जाने मूव करते हैं। डिफ्यूजन में भी ऐसा ही होता है। अगला जो मैंने आपको बताया ओस्मोसिस, ओस्मोसिस में भी ऐसा ही होता है। जब मैंने एक मॉलिक्यूल ही फिक्स नहीं किया, यानी कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का नेम ही नहीं लिया, तो आप सिंपली क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। लेकिन जब मैंने मॉलिक्यूल स्पेसिफिक कर दिया वाटर का मॉलिक्यूल कि वो हाई से लो की जाने मूव करेगा, तो हम उसको नाम देंगे ओस्मोसिस। तो यहां पर अगर तो रट्टा लगाया होगा आपने ओस्मोसिस को कि भाई ओस्मोसिस होती है जिसमें लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन, देखिए लो से हाई की जाने बात तो वो जरूर करते हैं बुक के अंदर, लेकिन वो सल्यूट की बात की जा रही है। लेकिन जब हम सॉल्वेंट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो हम फिर हाई से लो की जाने भी बात करेंगे। तो इस तरह से इस चीज के ऊपर आपने लाजमी फोकस रखना है। तो क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन चैनल्स हमने पढ़ लिए, कैरियर प्रोटीन्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने गेटेड फार्म के अंदर जो चैनल्स हैं वो भी पढ़ लिए, पोर्स की फार्म के अंदर जो होती हैं प्रोटीन्स वो भी पढ़ ली। पोर्स की फार्म के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनको बेटा एक्वापोरिन्स कहते हैं, दीज आर नोन एज एक्वापोरिन्स, ये एक्वापोरिन्स होती हैं। फिर उसके अलावा हमने देख लिया कुछ कैरियर प्रोटीन्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो किस तरह से एंटीजन का काम भी करते हैं, और कौन सी वो प्रोटीन है जो एंटीजन का काम करते हैं। सबसे पहले हम एंटीजन का जरा कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आते हैं।
एंटीजन 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 आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, आपने आरबीसीज जो वहाँ पे है ना, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वहाँ पे शायद पढ़ा है, और वहाँ पे ये लिखा जाता है कि रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर एक खास किस्म का एंटीजन होता है जिसकी बेस के ऊपर हम उसको पहचान पाते हैं ये कौन सा है ना, इस तरह की चीज़ आप लोग पढ़ते हैं। तो वो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है या डी है। तो एंटीजन देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बाहर वाली मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में सेल के तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैरियोथिका, बहुत कुछ आ जाता है ना। तो यहां पे बेटा देखें, जो मेम्ब्रेन है ऑर्गेनेलिस, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस की जो मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट है, वो मैच नहीं करती है एक दूसरे से, ना थिकनेस ना कंपोजिशन। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये फलां ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है, ये फलां चीज की मेम्ब्रेन है, ये फलां की मेम्ब्रेन है। तो हमें मेम्ब्रेन के बारे में पता चलेगा प्रोटीन्स की बेस के ऊपर, जो कि प्रोटीन्स की अरेंजमेंट है या प्रोटीन्स जो है जो कि मौजूद होते हैं किसके अंदर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होंगे, उसके बेस के ऊपर हम पता लगाएंगे ये असल में प्रोटीन है कौन सी। अब मुझे बताएं कौन सी वो प्रोटीन होंगी जिसकी बेस के ऊपर हम कहेंगे कि ये प्रोटीन्स जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एज अ एंटीजन का रोल प्ले कर रहे हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, हरी अप दैट इज अ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की जानिब है ना, उसको देखते हुए हम बताएंगे कि जो प्रोटीन है ये प्रोटीन जो है उसी को बेस के हुए देखते हुए हम बताएंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये किस ऑर्गेनेली की है। इसका मतलब वो किसका काम करेंगे, दे विल वर्क आउट एज अ एंटीजन, वो एंटीजन के तौर पे काम करने वाली है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है, ये एंटीजन का भी काम करती हैं। उसके बाद एंजाइम्स, अच्छा ये एंजाइम्स का काम कैसे कर लेते हैं उस चीज को भी जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों ने एक कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे एंडोक्राइनोलॉजी के, एंडोक्राइनोलॉजी जो कि आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस का पार्ट है जिसमें आपने हार्मोन्स वगैरह का पढ़ा होता है। तो जरा आपको बताते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं, इसके वर्किंग को भी देखें थोड़ा सा क्योंकि जरूरी है। बेटा यहां से फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड है, अडीनोहाइपोफाइसिस जो है, ठीक है, तो वहां से एक हार्मोन निकला, वो हार्मोन जो है वो हार्मोन जाएगा और वो हार्मोन जाकर एक्ट करता है एक सेल के ऊपर। वो हार्मोन जाकर किसके ऊपर एक्ट करेगा, एक सेल के ऊपर। अब यहां पर हमने देखना है बेटा, वो हार्मोन जो है जिसने एक सेल के ऊपर जाके एक्ट करना है, वो सेल के अंदर आखिर केमिकल सिग्नल देता किस तरह से है ना। हार्मोन आया, ये हार्मोन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है हार्मोन के मॉलिक्यूल्स, ये आ रहे हैं, ये ब्लड के जरिए से आ रहे हैं। हार्मोन कौन रिलीज करता है, जल्दी से बताइए, हार्मोन कौन रिलीज करेंगे, कौन से ग्लैंड रिलीज करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड के एक्सोक्राइन ग्लैंड, किन की सेक्रेशंस को हार्मोन कहेंगे, दोनों ग्लैंड्स की सेक्रेशन को क्या एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रेशन। तो याद रखिए हार्मोन जो होते हैं ये हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सेक्रेशन होती है उसके लिए हम लफ्ज क्या यूज करेंगे, हार्मोन यूज करेंगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो चीज रिलीज करेंगे उसको हम सेक्रेशन ही कहेंगे, जैसा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, डूरिफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड वगैरह जो कि स्वेट रिलीज करते हैं या फिर ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ये सेक्रेशंस कहते हैं, हम इनको हार्मोन्स नहीं कहते। अच्छा ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स आए, यहाँ पर है रिसेप्टर साइट मौजूद, यहाँ पर किस चीज की मौजूद है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर साइट मौजूद है। ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर साइट साथ अटैच हो गए, जिसके नतीजे में यहाँ पर हमारे पास जैसे ही ये रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होंगे ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये इसके अंदर एंजाइम्स होंगे, अडीनालेट साइक्लेज एंजाइम, अडीनालेट साइक्लेज एंजाइम। ये एंजाइम पता क्या करेंगे, ये इस एटीपी को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो एंजाइम होगा ना, ये एटीपी को चेंज कर देगा साइक्लिक एएमपी के अंदर, साइक्लिक एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि काम करेगा एज अ केमिकल मैसेंजर के तौर पर सेल के अंदर, केमिकल मैसेंजर के तौर के ऊपर। यानी कि केमिकल मैसेंजर के तौर पे ऊपर कैसे काम करेगा बेटा, ये सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन है उसका जो मैकेनिज्म होगा ना उसको इंक्रीज कर देगा। यानी कि पहले डीएनए से आरएनए बनवाएगा, आरएनए से फिर क्या बनवाएगा, प्रोटीन बनाएगा, जो कि रिक्वायर्ड थी काम करने के लिए। अब बेसिकली यहां पर अगर आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को, तो मॉलिक्यूल्स आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है, एंजाइम्स मौजूद है, उस एंजाइम्स ने एटीपी को चेंज कर दिया किसके अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर, और साइक्लिक एएमपी ने डीएनए से आरएनए बनाया, आरएनए से क्या बनी, प्रोटीन्स बनी, और वो जो प्रोटीन्स हैं वो सेल के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो गए और सेल ने नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। अब हम बेटा बात कर लेते हैं इसके एंड पे जाके एक और चीज़ के बारे में, फाइनल चीज़, दैट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन होती है ना उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किस तरह से इन्वॉल्व होती है, और यहाँ पर एक चीज़ सीख के जाइएगा, आपको लाइफ में फ़ायदा देगी।
देखें ये है हमारे पास एक न्यूरॉन, ये रेस्ट की हालत में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस में बाहर की जानिब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जानिब पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर की जानिब कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। जैसे ही ये अभी न्यूरॉन मेरा यहाँ पे रेस्ट की हालत में है, टच किया, यहाँ से नर्व इंपल्स जनरेट हुई, ब्रेन तक गई, टच किया, नर्व इंपल्स जनरेट हुई, ब्रेन तक गई, है ना। तो यहाँ पर देखें, तो जैसे ही नर्व इंपल्स ब्रेन तक जाएंगी मेरे, तो वो कैसे मूव करेंगी, तो यहां से टच किया, नर्व इंपल्स ने मूव करना है ना, तो पता क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे ये अंदर की जानिब आ जाएंगे, यानी कि जिसको हम नाम क्या देते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप जो होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप जो होते हैं वो इन चार्जेस को अंदर और बाहर की जानिब मूव करवाते हैं, जिसके नतीजे में नर्व इंपल्स जो होती है वो आगे की जानिब मूव करती है। अब यहां पर देखें, सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना है तो बाहर वाले साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको चेंज करना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज के साथ। अब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के साथ अगर चेंज करना है तो चार्जेस और आयंस का जो चेंज होना है वो बहुत जरूरी है, और उस जरूरी चीज को कौन परफॉर्म करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। तो इसी तरह से हम ये कहेंगे कि ये जो होता है सोडियम पोटाशियम पंप जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, ये नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में भी इन्वॉल्व होता है। और फाइनली चीज बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि कौन सी चीज बाहर और कौन सी अंदर की तरफ मूव करेगी। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं, आपने नोकिया का मोबाइल के नाम तो सुना ही होगा, नोकिया, है ना। तो इसको ऐसे याद रखिए, सोडियम, एन से सोडियम, ओ से आउट, तो सोडियम को बाहर भेज दिया जाएगा एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और पोटाशियम को अंदर लाया जाएगा। तो इस तरह से सोडियम पोटाशियम चल, सोडियम आउट पोटाशियम इन, तो ये सोडियम पोटाशियम पंप में इस तरह से आप एज एमसीक्यू के तौर पर भी रेडी कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो होल डिस्कशन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में फॉर द एमडी कैट स्टूडेंट्स एंड द एफएससी स्टूडेंट एज वेल, तो यहाँ पे बेटा आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर होगी बात, स्क्रीनशॉट ले लें, या बेहतर यही था कि आप साथ के साथ नोट करते। तो हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे कोई हमें कोई 20-30 सेकंड का, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसको बीएस लेवल के ऊपर, पीपीएससी लेवल के ऊपर। क्लियर होगी बात, चलें बेटा। ओके चलें भाई, स्टार्ट करते हैं बायो मेम्ब्रेन्स के बारे में। इसको रेज कर लेते हैं और फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, मेरी एक बात सुनो, कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो वो भी लाजमी बताना। और पता क्या है, इतने लंबे जो लेक्चर्स हैं, ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ याद रखना कि लाइफ में आपको बेटा आसानियाँ चाहिए तो कीमत तो अदा करना पड़ेगी आपको, हमेशा एक चीज़ याद रखना। तो इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, ठीक है, कि लाइफ में आपको चीज़ों की कीमत तो अदा करना ही पड़ेगी। तो या तो अभी मेहनत कर लो और इसकी कीमत अदा करो, या फिर अभी सुकून से ऐश करो और फिर सारी ज़िंदगी उसकी कीमत अदा करते रहना। तो चॉइस इज़ योर्स, चॉइस आपकी है, दोनों में से जो मर्जी आप चूज़ करें। अच्छा चलो खैर, आपको एक चीज़ बताते हैं। सो देयर इज़ अ वन मास्टर स्ट्रोक आई एम शेयरिंग विद यू। सो देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ न्यू कपल, जिसकी अभी नई नई क्या हुई थी, शादी हुई थी। तो तो अभी होता कुछ इस तरह से है, सुन रहे हैं ना, गौर से सुनना। सो होता इस तरह से है कि अचानक सुबह को ना द हस्बैंड सडनली गेट अप अब्रप्टली। हस्बैंड जो होता है वो बहुत जल्दी यानी कि उठ जाता है डर के मारे। तो वाइफ जो उसके साथ में लेटी है, वो भी उठती है और पूछती है कि व्हाट हैपन, एंड द हस्बैंड सेज डैट आई सॉ अ ड्रीम, आई सॉ अ ड्रीम। तो वाइफ सेज डैट मे आई प्रेजेंट इन योर ड्रीम, क्या मैं तुम्हारे ख्वाब में थी। हस्बैंड सेज डैट नाउज बिल्ला, बिल्कुल नहीं। तो वाइफ कह रही है कि मैं तुम्हारे ड्रीम में आई, तो हस्बैंड कहता है नहीं बिल्कुल नहीं आई। तो वाइफ सेज डैट तो फिर कौन आई थी। हस्बैंड सेज डैट वो हमारी जो हमसाई है, द नेबर्स, शी कम्स इन माई ड्रीम, और वो मेरे ख्वाब में आई,
विद वाइट ड्रेस, और उसने सफ़ेद लिबास जो था वो पहना हुआ था। वाइफ सेज दैट, ओ इसलिए तो मैं कहूँ कि उसका जो हस्बैंड था वो मेरे ड्रीम में क्यों आया हुआ था। तो दैट इज अ मास्टर स्ट्रोक दैट इज प्लेड बाय द वाइफ। ओके, तो चलें जी, पानी वगैरह पी लिया होगा है ना। तो अब हम ज़रा इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। देखो यार, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप लोग तो अब एमडी के बच्चे तो जा चुके हैं, तो एक चीज़ याद रखना कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे, चुनौतियां तो सबके लिए ही होती हैं, तो आपने उनको बस ओवरकम करना है, डिफीट करना है, हार नहीं माननी है उनसे। क्लियर होगी ना बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इंटरेस्टिंग रहती है कि अगर आपको काम मुश्किल लगता है ना, तो सिंपली पता क्या करो, अपना जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन का जो वॉलपेपर है उसके ऊपर ना आपकी जो वाइफ है उसकी फ़ोटो लगा लो, या फिर आपके जो एक्स है, या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी फ़ोटो लगा लो। और जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो चुपचाप मोबाइल निकालो, निकाल के उसको देखो और कहो यार अगर मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ ना, सो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्लियर होगी बात। चलिए ज़रा कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हमने देखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं क्या वो एक ही दिन में बना दिए गए, या फिर बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन है इसके पीछे। और यहाँ पर जो मैंने 3 साइंटिस्ट के नेम लिखे हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, तो हम पहले उनका कंट्रीब्यूशन अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेटा सबसे पहले है चार्ल्स ओवर्टन का कंट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ल्स ओवर्टन, उसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेटा चार्ल्स ओवर्टन जो है ना, इन्होंने ये कहा था कि जो प्लाज्मा, इनका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है वो आपको समझा देते हैं। इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने एक चीज को नोट किया था। इन्होंने नोट ये किया कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से जितने भी लिपिड पार्टिकल हैं, जितने भी लिपिड वाले पार्टिकल्स होते हैं, लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल्स पास इजीली थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज से मिलकर बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप फ्रॉम द लिपिड्स। तो चार्ल्स ओवर्टन के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ किस चीज से मिलकर बनी होती है, वो लिपिड से मिलकर बनी है, या फिर उसको आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि इट इज मेड अप फ्रॉम द फास्फोलिपिड्स। तो ये फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स ओवर्टन के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि सबसे पहले जिस सेल के ऊपर स्टडी स्टार्ट की गई थी दैट वाज द रेड ब्लड कार्पसल। तो बेटा उन्होंने पता क्या किया, अब इसके ऊपर रिसर्च कैसे की गई उसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। बेटा यहाँ पर ना गूस्ट बनाए गए थे, गूस्ट बनाए थे। अब 2 तरह के गूस्ट बनाए गए, एक को हम बेटा नाम देंगे रीसील्ड गूस्ट, रीसील्ड गूस्ट एक पहला गूस्ट बना, और दूसरे गूस्ट को हम क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ व्हाइट गूस्ट, रीसील्ड गूस्ट एंड व्हाइट गूस्ट। तो 2 तरह के जो गूस्ट हैं वो यहां पर बनाए गए। अब ये गूस्ट कैसे बने उस चीज को जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटा। तो पता क्या किया इन्होंने ना आरबीसी को लिया, रेड ब्लड कार्पल को, इस रेड ब्लड सेल कार्पल को पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्लेस कर दिया जो कि हाइपोटोनिक था। एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्लेस किया जो कि क्या था, हाइपोटोनिक था। अब जाहिर सी बात है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस करेंगे तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर क्या था, ज्यादा। अब ये रेड ब्लड सेल जो है ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब बाहर पानी ज्यादा है तो पानी जो होगा वो किधर से किधर मूव करेगा, वाटर विल मूव टुवर्ड्स फ्रॉम, बाहर से अंदर की जाने मूव करेगा। जब वाटर जो होगा बेटा बाहर से अंदर की जाने मूव करेगा तो सेल जो होगा वो मोटा होता जाएगा, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल जो होगा वो क्या हो सकता है, वो ब्रस्ट हो जाएगा। अब अगर ये जो हीमोलाइसिस है, जो आरबीसी जो टूट रहा है, अगर ये हीमोलाइसिस जर्नल सी हो, अगर ये हीमोलाइसिस जर्नल हीमोलाइसिस हो, यानी कि इतनी ज्यादा जो है वो ना हुई हो, इतना ज्यादा जो आरबीसीज है वो ब्रेक ना हो, यानी कि थोड़ा सा ही आरबीसी जो है वो ब्रेक हो, तो हम उसको नाम देंगे जर्नल हीमोलाइसिस। यानी कि जर्नल हीमोलाइसिस जब होगी तो उसके नतीजे में गूस्ट बनेगा, यानी कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टुकड़ा टूटा हुआ है उसको गूस्ट कहते हैं। तो वो जो गूस्ट हो गए, जो टुकड़ा टूटेंगे, उसको नाम देंगे रीसील्ड गूस्ट। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर यहाँ पे सुराख हो भी जाता है तो इस मेम्ब्रेन को यहाँ से दोबारा से हम रीसील कर सकते हैं, तो इसको नाम देंगे रीसील्ड गूस्ट का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात। सो ये आ गया रीसील्ड गूस्ट।
जिसके नतीजे में जो आरबीसीज है, आरबीसीज जनरल हीमोलाइसिस होगी और उसके नतीजे में ये हो जाएगा। अब व्हाइट गोस्ट कैसे प्रोड्यूस होगा? जब पानी जो है वो कंटिन्यूसली आरबीसी के अंदर मूव करता जाएगा, वाटर कंटिन्यूसली मूव करेगा आरबीसी के अंदर, और जब ये कंटिन्यूसली आरबीसी के अंदर मूव करेगा तो अगर एक जबरदस्त किस्म का ब्रस्ट हो जाए, सेल जो है वो ड्रास्टिक लेवल की हीमोलाइसिस हो जाए, ड्रास्टिक लेवल की हीमियोलाइसिस अगर हो जाती है तो हम उसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ व्हाइट गोस्ट। उसको हम व्हाइट गोस्ट का नाम दे देंगे, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर हम टूटे हुए टुकड़ों को व्हाइट गोस्ट से कलेक्ट करेंगे और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि किस तरह से गोस्ट की मदद से जब ये मॉडल बनाया गया, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो बेटा वो इस तरह से गोस्ट का इस्तेमाल करके पहले उसके टुकड़े बनाए गए, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अंडरस्टैंड किया गया, समझा गया था। तो चार्ल्स सोवर्टन मॉडल समझ में आ गया, ये चीज भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं लैंगम्यूर के बारे में। लैंगम्यूर, LANGMUIR। सो लैंगम्यूर का मानना ये था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इसने चार्ल्स सोवर्टन की कही की बात को माना और इसने एक काम किया। इसने पता क्या किया? इसने बेटा वो जो फास्फोलिपिड्स है ना, फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स लिए लैब के अंदर, फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को लैब के अंदर लिया और लेने के बाद इसने पता क्या किया? उसके अंदर बेंजीन वगैरह जो है, बेंजीन को ऐड किया। बेंजीन टू वाटर रेशो, बेंजीन टू वाटर जो रेशो है ये इसने ऐड की, और यानी कि लैब के अंदर, इसने लैब के अंदर आर्टिफिशियली तौर पर क्या चीज़ बनाने की कोशिश की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने की कोशिश की, जो कि चार्ल्स सोवर्टन ने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फास्फोलिपिड से मिलकर बनी है। तो पता क्या हुआ? इसने जब ये फास्फोलिपिड्स के अंदर ये बेंजीन ऐड किया तो जाहिर सी बात है जो बेंजीन है, बेंजीन जो होगा वो क्या हो जाएगा? बेंजीन वेपोरेट हो गया। बेंजीन क्या हो गया? इवेपोरेट्स हो गया। बेंजीन जब वेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पीछे जो चीज बच गई, फास्फोलिपिड्स जो थे वो वापस बाकी आपके पास बच गए, फास्फोलिपिड्स रिमेन्स। तो इस तरह से इसने अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ऐड किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से। उसके बाद जो तीसरा है बेटा, दैट इज अ गॉटर एंड द ग्रैंडल। गॉटर एंड ग्रैंडल, अब इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया उसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। सो गॉटर एंड ग्रैंडल जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने कहा कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि इन्होंने कहा कि फास्फोलिपिड से मिलकर बनी, इन्होंने कोशिश की उसको बनाने की। तो इन्होंने कोशिश जिस चीज़ की इन्होंने फास्फोलिपिड्स की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, यानी कि फास्फोलिपिड्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किस अरेंजमेंट में होंगे। तो इन्होंने कोशिश की थी अरेंजमेंट के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इन्होंने फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट को बनाने की कोशिश की थी, बट दे कैनॉट मेक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। तो वो एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है बेटा उसको बनाने में क्या हो गए? फेल हो गए, नहीं बना सके। फिर उसके बाद फाइनली आपके पास आते हैं लैमिलर मॉडल। आपके पास अब कौन से मॉडल आएंगे? लैमिलर मॉडल्स आ गए। अब ये जो लैमिलर मॉडल्स हैं ये असल में हमारे पास बेटा क्या कहते हैं? लैमिलर मॉडल्स हैं हमारे पास जी, नंबर 1 हमारे पास बेटा आ जाएंगे। लैमिलर मॉडल को दूसरा नाम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं सैंडविच मॉडल। ये दो होते हैं, कौन कौन से उसको जरा अंडरस्टैंड करें बेटा। एक होगा हमारे पास डावसन्स डैनली मॉडल, और दूसरा मॉडल जो है दैट इज अ रॉबर्टसन मॉडल। और इसके बाद ये जो रॉबर्टसन मॉडल है इसी को बेटा नाम दिया गया, दिस वन इज नोन एज अ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का भी नाम दिया गया। क्लियर होगी बात? सो इन दोनों मॉडल्स में एक छोटा सा बुनियादी सा फर्क है, वो ये है कि इसने कहा कि जो प्रोटीन्स होती है ना, इसने कहा कि अल्फा प्रोटीन्स होती हैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर, हमें अल्फा प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं अलोंग विद द फास्फोलिपिड। इसने कहा नहीं भाई, अल्फा प्रोटीन नहीं होती बल्कि क्या होती हैं? बीटा प्रोटीन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी फास्फोलिपिड के साथ। ये दोनों में बुनियादी फर्क था, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए दावसन्स एंड डैनले जो मॉडल है वो आपके सामने है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि दो लिपिड की बाइलेयर है, और उन दो लिपिड की बाइलेयर जो होती हैं वो सैंडविच होती हैं प्रोटीन्स की दो लेयर के बीच में। इसने भी यही बात की, रॉबर्टसन ने भी यही बात की। फर्क इतना सा था, इसने कहा कि ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो बाहर की जानिब मौजूद होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो कि बाहर की जानिब मौजूद होते हैं, तो वो जो प्रोटीन है वो अल्फा प्रोटीन्स होती हैं,
लेकिन रॉबर्टसन ने कहा नहीं भाई, वो जो प्रोटीन्स हैं वो अल्फा प्रोटीन्स नहीं होती, वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, यहाँ पर बीटा प्रोटीन्स होती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ कही थी, इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, मैंने कहा ना सिमेट्रिकल कटिंग के, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक ये कहा गया कि जो अरेंजमेंट होती है प्रोटीन्स की और फास्फोलिपिड्स की, वो ऊपर और नीचे दोनों में बराबर रहती है, एक जैसी होती है। लेकिन जब उन्होंने बेटा स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 8 से 9 नैनोमीटर क्या होती है, थिक होती है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 6 नैनोमीटर थिक है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आपके पास 6 नैनोमीटर थिक होती है। उसके बरक्स अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास होती है 8 से 9 नैनोमीटर। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उनकी जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये एक बात फिर आगे सामने कि शायद ये जो मॉडल है ये गलत है ना। उसके बाद दूसरी कौन सी चीज़ है जिसने कहा कि ये मॉडल गलत होना चाहिए, वो ये था कॉन्सेप्ट कि भाई जो जो देखें, इन्होंने कहा कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स ऊपर और नीचे मौजूद हैं। अब जिस तरह से फास्फोलिपिड्स में हमें दो एंड्स देखने को मिलते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड, हमने पढ़ा ना, एक फास्फोलिपिड का हाइड्रोफोबिक एंड होता है जो कि अंदर की जानिब होता है। एक एंड कौन सा होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। तो देखें हाइड्रोफिलिक, ये बेटा ये हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड, ये भी हाइड्रोफोबिक एंड, और यहां पे कौन सा आ गया, हाइड्रोफिलिक एंड। तो बेटा यहां पे क्वेश्चन पता क्या था, क्वेश्चन ये था कि हाउ इज दिस पॉसिबल। प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो प्रोटीन के अंदर भी दो एंड्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। तो उनका मानना ये था कि जो ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक जो एंड है वो किस तरह से हाइड्रोफिलिक एंड, यहां पे गौर से देखें, ये प्रोटीन, उन्होंने कहा कि प्रोटीन्स के भी दो एंड्स होते हैं, अल्फा या बीटा प्रोटीन्स जो हैं। आप लोग कह रहे हैं ना कि प्रोटीन ऊपर और नीचे मौजूद है, तो प्रोटीन के भी दो एंड है, एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि भाई हाइड्रोफोबिक जो है वो हाइड्रोफिलिक के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि भाई साहब चलें हाइड्रोफोबिक बाहर की साइड पर, हाइड्रोफिलिक के साथ प्लेस है, तो हाइड्रोफोबिक बाहर की जानिब कैसे हो सकता है ना, बाहर की जानिब हाइड्रोफोबिक कैसे हो सकता है। अगर बाहर की जानिब हाइड्रोफिलिक है, इसका मतलब अंदर की जानिब हाइड्रोफोबिक है। अगर अंदर की जानिब हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के साथ क्या कर रहा है ना, दोनों साइड पर हाइड्रोफिलिक कहां से आ गए ना। तो इस वजह से ये जो मॉडल था इसके बारे में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, तो इस मॉडल को क्या कर दिया गया, फिर आफ्टर दैट वो निगलेक्ट कर दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर होगी बात। सो इस तरह से जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है या जो लैमिलर मॉडल है या जो रॉबर्टसन मॉडल है उसको क्या कर दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया। अच्छा, लेकिन इन दोनों मॉडल के मुताबिक जो कंपोजिशन रहती है उसमें यही चीजें होती हैं, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, या फिर ये मौजूद होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्म के अंदर, ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्म के अंदर। बेटा ग्लाइकोकैलिक्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, याद रखेगा ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, जो ये बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन की बाहर की जानिब आपको कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, इन तीनों चीजों के मिलने से, मलाप से एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा, उसका नाम होगा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आपको कहां पे देखने को मिलेगा, आपने कहना है कि बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें एक एक्स्ट्रा बाहर यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम क्या नाम देंगे, हम इसको कॉल करेंगे, दिस वन इज नोन एज अ ग्लाइकोकैलिक्स। हम इसको क्या नाम देंगे, ग्लाइकोकैलिक्स का नाम दे देंगे। सो इस तरह से ये कंट्रीब्यूशन आपने देखे, चार्ल्स वाटन, लैंगम्यूर, उसके बाद गॉटर, उसके बाद ग्रैंडल, उसके बाद लैमिलर मॉडल, दावसन-डेनली मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, अल्फा प्रोटीन एंड बीटा प्रोटीन। उसके बाद फाइनली मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल आ गया, और वो एक्सेप्टेबल मॉडल आपको पता है, दैट इज नोन एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि सेंगर्स एंड निकलसन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फिर दूसरे अल्फाज में अगर हम कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे, दिस वन इज नोन एज अ सेंगर्स एंड निकलसन मॉडल। समझ आ गई बात। और इस मॉडल ने तो कहा कि भाई इस तरह का कोई भी कहानी नहीं होती, हमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो आइसबर्ग की फॉर्म के अंदर देखने को मिलती हैं, और वो जो आइसबर्ग्स होते हैं वो आइसबर्ग्स होते हैं किसके मजीद दरमियान में मौजूद, फ्लूइड ऑफ फास्फोलिपिड्स जो होते हैं उनके बीच में आपको आइसबर्ग्स जो होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात। सो दैट इज द मॉडल स्टडीज, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यही वो स्टडी है जो कि हमें जब हम पीपीएस वगैरह चीज़ें देखते हैं तो उसमें हमें इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फंक्शंस ऑलमोस्ट बेटा वही हैं जो पहले मैंने एक्सप्लेन किए, वही डिटेल में आपको करने हैं, समझने थे। और इसके अलावा
कुछ आपको कंपोजिशन बताएंगे ज़रूर कि कंपोजिशन में क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, मैं बस 1 सेकेंड दे मुझे। चलें बेटा, अब हम देखते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन। इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं ना, तो केमिकल कंपोजिशन में हमें क्या देखने को मिलेंगे? लिपिड्स देखने को मिलेंगे। नंबर सेकंड आपको क्या देखने को मिलेंगे? प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी। नंबर थर्ड आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा? आपको देखने को मिलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड से स्टार्ट करते हैं। हेक्सोज आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूकोज बेटा यहाँ पर मौजूद होंगे। हेक्सोसमाइंस, हेक्सोसमाइंस जो हैं ये 3 तरह के ओलिगोसैकेराइड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लिपिड्स की बात करें तो सबसे पहले बेटा आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, सॉरी प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सेकंड नंबर पर आपको कौन से प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे? फाइब्रस प्रोटीन। तीसरा नंबर पर बेटा आपको देखने को मिलेंगी स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर बेटा आपको कैरियर प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी। फिर बेटा आपके पास चैनल्स प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पर एंटीजेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिपिड्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फास्फोलिपिड्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद बेटा आपको यहाँ पे स्टीरोल्स देखने को मिलेंगे, स्टीरोल्स देखने को मिलेंगे। स्टीरोल्स को ही हम क्या कहते हैं? स्टीरोल्स को ही हम नाम देते हैं कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। यानी कि इनफैक्ट आपको कोलेस्ट्रॉल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद बेटा आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी डेट इज द स्पिंजोलिपिड्स। स्पिंजोलिपिड्स जो होंगे वो भी आपको यहाँ पर इसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर होगी बात? तो बेटा फंक्शन में एक फंक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें ना तो मैंने कहा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह की होती है। नंबर 1 प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और सेकंड नंबर पर बेटा जो आएगी दैट इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनके अंदर बुनियादी फ़र्क क्या रहता है उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें दोनों में फ़र्क इतना सा होता है कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना, इसमें एटीपी डायरेक्टली यूज़ होगी, इसमें एनर्जी तो इस्तेमाल होगी लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर इस्तेमाल होगी। अब ये हो कहाँ पे रहा है उस चीज़ को पहले समझाता हूँ आपको। आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा बुमेन्स कैप्सूल के बारे में। बुमेन्स कैप्सूल बेसिकली कहते हैं जो ग्लोमेरुलस, बुमेन्स पढ़ा है ना आपने, क्या कहते हैं उसको, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, और इस तरह से आपको बुमेन्स कैप्सूल देखने को मिलता है ना। तो ये जो बुमेन्स कैप्सूल है उसके बाद आपको देखने को मिलती है बेटा, बुमेन्स एक साइंटिस्ट का नेम है जिसके बेस के ऊपर इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो बुमेन्स कैप्सूल, बुमेन्स मेम्ब्रेन, बुमेन्स ग्लैंड। बुमेन्स ग्लैंड आपके नोज में मौजूद होते हैं जो आप सूंघने में इन्वॉल्व होते हैं। बुमेन्स मेम्ब्रेन आपकी जो कंजक्टाइवा है या फिर जो कॉर्निया होती है, जो इसको बुमेन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे देखें हमारा ताल्लुक इससे है ही नहीं। अब ये जो आपके पास यहाँ पर ये पहला जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपके पास टब्यूलर पोर्शन जो स्टार्ट होता है जिसको हम पीसीडी का नाम देते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल। इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल में बेटा यहाँ पर आपको स्पेशल किस्म के सेल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना। तो बेसिकली हमने ये प्राइमरी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो स्टेप है या मैकेनिज्म आपको समझाना है, ये मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इन स्पेशल किस्म के सेल्स को हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर स्केमस एपिथेलियम सेल्स। ये ना आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं, यानी कि ओरिजिनल वे में दिखाए ना तो ऐसे, ये ऐसे देखने को मिलेंगे ये सेल्स। तो इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दीज सेल्स आर नोन एज हम इनको क्या नाम देंगे? ब्रश बॉर्डर स्केमस एपिथेलियम सेल, ब्रश बॉर्डर स्केमस एपिथेलियम सेल्स। अब ये जो एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर होंगे ये इन्वॉल्व होंगे इसी तरह से रीअब्जॉर्प्शन के अंदर। अब ये कैसे होंगे उसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले पता क्या किया जाएगा बेटा, देखें इधर, सबसे पहले कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। यहाँ पर मौजूद है आइंस, यहाँ पर क्या मौजूद है? आइंस। आइंस यहाँ पर ऑलरेडी कम अमाउंट के अंदर है, यहाँ पर आइंस जो हैं वो ऑलरेडी हाई अमाउंट के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एटीपी इस्तेमाल करेंगे। एटीपी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे? एटीपी को इस्तेमाल करते हुए ये जो आइंस होंगे ना, ये आइंस कहाँ पर चले जाएंगे? आइंस चले जाएंगे अंदर के जानिब। आइंस किधर जाएंगे? अंदर के जानिब मूव करेंगे, है ना। यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल मौजूद है, यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल मौजूद है। अब हमने किस चीज को लेके जाना है अंदर? हमने लेके जाना है इन आयंस को, और इन आयंस को अंदर लेके जाने के लिए हमने
जो चीज़ इस्तेमाल की उसका नाम है एटीपी। क्या इस्तेमाल की? एटीपी। अब एटीपी एनर्जी इस्तेमाल की इन आयंस को बाहर से अंदर की जानिब लेके जा रहा है। इन आयंस को जो चीज़ एब्जॉर्ब करनी है उसको बाहर से अंदर की जानिब लेके जा रहे हैं, सेल के अंदर लेके जा रहे हैं। अब बेटा पता क्या होगा, ये जो आयंस होंगे ये अपने साथ एक और मॉलिक्यूल को खुद ब खुद अटैच करेंगे और उनको भी अपने साथ अंदर लेके जाएंगे। देखें अब इन मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आयंस है, इन आयंस की तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसकी वजह से अंदर के जाने मूव कर रहे हैं, इनकी जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। इनकी क्या ना हो रही है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो इसी वजह से एक ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो आयंस है, ये आयंस अंदर चले गए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नतीजे अंदर चले गए और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स बाहर ही रहे। फिर क्या हुआ? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कायम हो गया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कायम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स भी अंदर की जानिब मूव कर गए, यानी कि एनर्जी का ग्रेडियंट कायम हो गया, जिसकी वजह से ये बाहर से अंदर की जानिब इन आयंस की वजह से मूव कर गए, जिसको हम नाम देंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दे देंगे। और इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा बेटा सक्रीशंस के अंदर जो सक्रीशंस होती हैं, सपोज दैट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, हमारे स्टोमक के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि डिफरेंट सक्रीशंस रिलीज करते हैं, उन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो डिफरेंट सक्रीशंस होती हैं या फिर के जो एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी ये बेटा इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर होगी बात? सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसकी जो सक्रीशंस होती हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम बात कर लें, सो हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो सेल के अंदर तैयार होने के बाद सेल से बाहर रिमूव किए जाने हैं और वो उनको रिलीज करने के अंदर किसका रोल होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है। सो होप सो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये टॉपिक आप लोगों ने एंजॉय किया। इसके अलावा बाकी आपको मालूम है कि पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें फुली एक्सप्लेन्ड आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और इसके अलावा डेट इज़ द इनफ इंफॉर्मेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी रहेगी। और इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर में एक नई वीडियोस में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।